गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है नेशनल ई कॉमर्स पॉलिसी। ये टॉपिक आपके गवर्नेंस और इकोनॉमी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो नेशनल ई कॉमर्स पॉलिसी जो है वो कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्ट्री जो है वो बना चुकी है और ऑलमोस्ट वो फाइनल स्टेजेस में है। और अब जो है कोई न्यू ड्राफ्ट पॉलिसी जो है वो इशू नहीं की जाएगी स्टेक होल्डर से कमेंट लेने के लिए। ठीक है। तो अगर हम इसका बैकग्राउंड देखें तो 2019 में ही जो है एक पॉलिसी निकाली गई थी और उसको पब्लिक डोमेन में रखा गया था। लेकिन तब बहुत सी फॉरेन गवर्नमेंट्स ने कुछ इश्यूज उठाए थे और अगस्त 2023 में जो है डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन फॉर ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड ने डिटेल्ड डिस्कशंस किया था सारे रिप्रेजेंटेटिव से, ई कॉमर्स फर्म से भी और डोमेस्टिक ट्रेडर बॉडी से भी। तो एक कंसेंसस इमर्ज होकर आया है इस प्रपोज्ड पॉलिसी के ऊपर। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमारा ये जो ई कॉमर्स सेक्टर है वो 99 बिलियन डॉलर की वर्थ पे पहुंचने वाला है 2024 में और 300 बिलियन डॉलर पहुंचने वाला है 2030 में। अगर हम इसके मेजर टेकअवेज देखें तो ये पॉलिसी जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन, डेटा प्रिवेसी, लेवल प्लेइंग फील्ड, इसके ऊपर फोकस रख रही है। 6 ब्रॉड एरियाज के ऊपर जो है ये इस पॉलिसी का फोकस रहा है। डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस, रेगुलेटरी इशूज, डोमेस्टिक डिजिटल इकोनॉमी और एक्सपोर्ट प्रमोशन। ठीक है। तो ये ड्राफ्ट किस बारे में बात कर रहा है कि रिस्ट्रिक्शंस कैसे लगाई जाएंगी क्रॉस बॉर्डर डेटा फ्लो के ऊपर। फिर कैसे हमारा जो सेंसिटिव डेटा उसको लोकली और ब्रॉड अगर स्टोर करना है तो कैसे कलेक्शन और उसकी प्रोसेसिंग होगी। काउंटरफीट प्रोडक्ट्स को कैसे जो है वो रोका जाएगा। कस्टम ड्यूटी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशंस पे जो है नहीं लगाई जाती हैं उसको कैसे रिव्यू किया जा रहा है। ठीक है। तो अगर हम देखें तो एक्सपोर्ट्स भी जो है वो प्रमोट करने का इसमें प्रोविज़न रखा गया है ई कॉमर्स के थ्रू। और डिजिटल स्पेस को इंक्लूसिव ग्रोथ देने के लिए ई कॉमर्स सेक्टर में मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया प्रोग्राम्स को कैसे इंटीग्रेट किया जाएगा, ये पॉलिसी जो है एम रख रही है। ठीक है। मार्केट फेलियर को प्रोटेक्ट करना, कंपटीशन को जो है वो एनकरेज करना, गवर्नमेंट इस पॉलिसी के थ्रू ये होप कर रही है। अगर हम एडवांटेजेस देखें तो इसमें जो है फर्म्स को क्लियर डेटा देना पड़ेगा कि प्रोडक्ट के बारे में, फ़ोटोज़ के बारे में, रिटर्न और एक्सचेंज रूल्स के बारे में। तो बेसिकली जो है कस्टमर के लिए बहुत अच्छी ये पॉलिसी होने वाली है। क्लियर ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म्स बनाकर देने पड़ेंगे नोडल ऑफिसर्स, टाइम फ्रेम्स और प्रोसेसेस के साथ जो है ई कॉमर्स कंपनीज़ को। ठीक है। अब इसका पॉजिटिव आउटकम जो है ये कंज्यूमर्स के लिए रहा है। और इसमें जो है सेलर्स की जो डिटेल आप जिससे भी परचेज करते हो कुछ ई कॉमर्स में, तो वो कोई ना कोई सेलर बेच रहा होता है। करंटली उसकी जो है डिटेल्स आपको जो है वो शो नहीं की जाती हैं ताकि ये इंश्योर किया जा सके कि वो आप उसके साथ डायरेक्टली डील ना कर लो। लेकिन अब जो है ये ई कॉमर्स पॉलिसी जो है ये चीज़ को ओपन कर देगी। मतलब अगर आप चाहते हो कि आप उस प्लेटफॉर्म के बियॉन्ड भी उससे डील करो तो आप उससे वो कर पाओगे। ठीक है। तो कोई भी अब अनफेयर एडवांटेज भी नहीं रहेगी किसी एक सेलर को जो है, जैसे अमेज़न या फ्लिपकार्ट किसी एक सेलर को जो है अनफेयर एडवांटेज देते थे कुछ प्रोडक्ट्स में, वो भी एडवांटेज नहीं दे पाएंगे। अगर हम क्रिटिसिज्म देखें इस ड्राफ्ट ई कॉमर्स पॉलिसी का तो ये कई अदर मिनिस्ट्रीज़ के मैंडेट्स के ऊपर जो है वो फॉल कर रही है। जैसे फॉल बैक लाइबिलिटी इसमें एक जो है क्लॉज होता है। मतलब कि प्लेटफॉर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो अ, रहती है थर्ड पार्टी सेलर्स को के प्रोडक्ट्स बेचने पर। मतलब अमेज़न किसी सेलर का प्रोडक्ट बेच रहा है तो अमेज़न भी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन एफडीआई के रूल्स तो हमारे फाइनेंस मिनिस्ट्री के ये कहते हैं कि प्लेटफॉर्म्स जो है वो खुद अपनी इन्वेंट्री को मैनेज नहीं कर सकते। जब वो अपनी इन्वेंट्री के स्टॉक को मैनेज ही नहीं कर रहे हैं तो आप उनको कैसे लायबल मान सकते हो। ठीक है। फिर जो इम्यूनिटी मिली हुई है मार्केट प्लेसेस को अंडर आईटी एक्ट, वो भी जो है वो इससे काउंटर है। क्योंकि फॉल बैक लाइबिलिटी क्या कह रही है कि आप उनको अमेज़न को या फ्लिपकार्ट को भी आप लाइबल मान सकते हो, लेकिन इम्यूनिटी तो हमने उनको मार्केट प्लेसेस को दी है कि तुम तो सिर्फ एक इंटरमीडियरी हो, तुम इसमें जो है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगे। तो ये काउंटर हो रहा है एक दूसरे को ड्राफ्ट ई कॉमर्स पॉलिसी में और आईटी एक्ट के प्रोविजंस में भी। फिर अब्यूज़ ऑफ कॉम्पिटिटिव पोजीशन से डील करने के लिए जो इसमें प्रोविजंस डाले गए हैं उसमें कहा जा रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स कह रही है कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, तो आप अलग से इसके लिए जो है कौन से रूल्स बनाना चाहते हो। फिर रिलेटेड पार्टीज़ जो हैं वो कमर्शियल एक्टिविटीज़ प्लेटफॉर्म्स पे नहीं कर पाएंगे। रिलेटेड पार्टीज़ कौन सी होंगी? समझ लो अमेज़न ने खुद ही अपना कोई बहुत बड़ा सेलर बना लिया है जिसमें अमेज़न खुद ही 20% 25% का स्टेक उनका है अब बिहाइंड द कर्टन्स। और वो जो है ये एज अ सेलर इसमें डील कर रहा है। ठीक है। तो इसको हम रिलेटेड पार्टी कहेंगे। ये
जो इसकी मोटिवेशन है इस क्लॉज़ को लाने की, कि हम अमेज़न या फिर फ्लिपकार्ट डायरेक्टली खुद एक तरह से सेलर बन के ना आ जाएँ। अदरवाइज़ वो बाकी सेलर्स को जो है प्रोडक्ट्स को जो है प्रेफ़रेंस नहीं देंगे। इसकी जो मोटिवेशन है ये तो अच्छी है, लेकिन इसको रेगुलेटरी पर्सपेक्टिव से कैसे ध्यान रखा जा सकता है, ठीक है? नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं जीन एडिटेड मस्टर्ड। ये टॉपिक आपके साइंस एंड टेक्नोलॉजी और आपके इन्वायरमेंट दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इंडियन साइंटिस्ट ने एक पहला जीन एडिटेड लो पंजेंट मस्टर्ड डेवलप किया है, जो कि पेस्ट और डिसीज रेजिस्टेंट दोनों है। तो ये जीन एडिटेड मस्टर्ड जो है, ये आपको इसके अगर हम बारे में देखें तो जो हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा डोमेस्टिकली ग्रोन ऑयल सीड है वो रेप सीड मस्टर्ड है, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, ग्लूकोसिनोलेट्स, ये इनकी जो लेवल होता है बहुत ज़्यादा होता है, जो कि सल्फ़र और नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं, उसकी वजह से जो है इसकी एक पंजेंट सी एक स्मेल होती है इस ऑयल में, और ये पोल्ट्री और पिग्स को हम नहीं दे पाते हैं, ठीक है। और इसमें इवन अगर हम देते भी हैं फॉडर ग्रास और वीट वाटर डाल के, तो भी गॉइटर होने का खतरा रहता है लाइव स्टॉक में। नॉर्मल मस्टर्ड जो होता है वो जो इंडिया में कल्टीवेट होता है उसमें 120 से लेके 130 पार्ट्स पर मिलियन ग्लूकोसिनोलेट्स होते हैं, जबकि जो कैनोला सीड्स हैं उसमें यही कम होते हैं, सब 330, आई एम सॉरी सब 30 ppm लेवल्स पर होते हैं। अब ये जीन एडिटिंग कैसे की गई है, ग्लूकोसिनोलेट्स जो होते हैं वो लीव्स और पॉड वॉल्स पर होते हैं मस्टर्ड प्लांट्स के। अब इनके जो इनके ट्रांसपोर्टर जीन होते हैं GTR जीन्स, ऐसे 12 होते हैं, GTR1 और GTR2 में 6 कॉपीज ईच होती हैं। अब जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने 10 आउट ऑफ दीज 12 GTR जीन्स में जो है वो एडिटिंग की है क्रिस्पर टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए। उनके एनकोडेड प्रोटीन्स जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं ग्लूकोसिनोलेट्स को सीड्स तक पहुंचाने में, उनको नॉन फंक्शनल कर दिया है, ताकि जो ये ग्लूकोसिनोलेट्स हैं ये सीड्स तक ना पहुँचे। तो फिर जो है इन्हीं जो आपके रेप सीड हैं इन्हीं को हम कैनोला क्वालिटी जो है तक के जो आपके ग्लूकोनिसोलेट्स जो हैं उस लेवल तक हम लेकर जा पा रहे हैं, मतलब सब 30 लेवल तक लेकर जा रहे हैं, ठीक है। तो ये क्योंकि हम इसमें कोई भी फॉरेन जीन तो डाल नहीं रहे हैं, तो इसलिए कोई इसको हम नॉन जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप कहेंगे। इसमें कोई भी फॉरेन जीन भी नहीं जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं कश्मीर स्टैग। ये टॉपिक आपके इन्वायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। 2 साल के बाद जो कश्मीर स्टैग है हंगुल, जो कि स्टेट एनिमल है जम्मू और कश्मीर का, उसमें एक मार्जिनल इंक्रीज़ देखने को मिला है उनके पॉपुलेशन में। तो कश्मीर स्टैग, जिसको हम हंगुल भी कहते हैं, सब स्पीशीज़ है सेंट्रल एशियन रेड डियर की, जो कि कश्मीर और सराउंडिंग एरियाज़ में एंडेमिक है। ये जो है डेंस रिवरिन फॉरेस्ट और हाई वैलीज ऑफ माउंटेन्स ऑफ जम्मू कश्मीर में पाया जाता है, और नदर्न हिमाचल प्रदेश में। और ये टचीगाम नेशनल पार्क में प्राइमरीली कश्मीर में मिलता है, लेकिन इसकी स्मॉल पॉपुलेशन ओवरा आरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में भी है साउथ कश्मीर में, और इसका जो IUCN स्टेटस है वो है क्रिटिकली एंडेंजर्ड। तो डचीगम नेशनल पार्क तो मोस्टली लोगों को पता होता है, लेकिन ये ओवारू आरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसके बारे में क्वेश्चन आपका प्रीलिम्स में आ सकता है, तो इसको आपको याद रखना पड़ेगा। अब अगर हम डचीगम नेशनल पार्क के बारे में देखें तो ये यहाँ पर डीप वैलीज़ हैं, रॉकी आउटक्रॉप्स हैं, स्टीप वुडेड स्लोप्स हैं, अल्पाइन पेस्चर्स हैं। 1600 मीटर से लेके 4200 मीटर्स अबव सी लेवल तक जो है इसका ऑल्टीट्यूड जो है वो एग्जिस्ट करता है, और इसमें अपर रीजन और लोअर रीजन दोनों जो है अवेलेबल है। यहाँ के फ्लोरा और फौना भी यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन। ये भी इन्वायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन श्रीनगर बेस्ड, वो वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन में जो है वो उनका जो है वो एक तरह से एंटर हो गए हैं एशिया का लार्जेस्ट सच पार्क की वजह से, ठीक है। तो ये जो ट्यूलिप गार्डन है इसको हम पहले मॉडल फ्लोरिकल्चर सेंटर कहते थे। एक ये ऐसा ट्यूलिप गार्डन है जो कि श्रीनगर जम्मू कश्मीर में लोकेटेड है, लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन है एशिया का, और ये 30 हेक्टेयर्स के जो है वो एरिया में फैला हुआ है। फुट हिल्स ऑफ साबरवान रेंज में ये सिचुएटेड है, यहाँ से ही डल लेक का भी ओवरव्यू मिलता है। ये गार्डन साल 2007 में खोला गया था फ्लोरिकल्चर और टूरिज्म बढ़ाने के लिए कश्मीर वैली में, और ये एक स्लोपिंग ग्राउंड पर बनाया गया है टेरेस्ड फैशन में, और इसमें 48 वैरायटीज़ ऑफ ट्यूलिप फ्लावर्स जो है वो लोकेटेड हैं, ठीक है। एक एनुअल सेलिब्रेशन होती है यहाँ पर स्प्रिंग सीजन के टाइम पर कश्मीर वैली में, ठीक है।
सो नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं मदन लाल ढींगरा। ये टॉपिक आपके आर्ट एंड कल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है, मतलब हिस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट है बेसिकली। तो 114th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ मदन लाल ढींगरा जी की एक मैसिव मेमोरियल इनाग्रेट किया गया है अमृतसर में, जहाँ से वो बिलोंग करते थे। तो वो एक इंडियन रेवोल्यूशनरी फ्रीडम फ्रीडम फाइटर थे। अमृतसर में इनकी जो है अर्ली एजुकेशन हुई थी। बाद में वो ऑफ कोर्स इंग्लैंड में मूव हो गए थे, यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में। और वो डीपली इन्वॉल्व रहे इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट से। वहाँ पर वो जो है सावरकर जी, श्याम जी कृष्ण वर्मा, जिन्होंने कि इंडियन हाउस जो है वो फाउंड किया था, उनके कांटेक्ट में आए। और सबसे जो एक मोमेंट जो जिसकी वजह से वो न्यूज़ में आए थे, वो ये था कि जब मदन लाल ढींगरा जी ने कर्जन वाइली का जो असैसिनेशन किया था 1909 में, जो कि एक रिटायर्ड ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर था। और उसको पब्लिक मीटिंग में ही जो है लंदन इम्पीरियल इंस्टीट्यूट में उनको जो है वो उसको जो है मार दिया गया था मदन लाल ढींगरा द्वारा। ठीक है। तो मदन लाल ढींगरा जी ने जो है उसको एक्सेप्ट किया था कि उन्होंने उसको मारा है, और वो एक पैट्रियाटिक एक्ट है। उनको गिल्टी माना गया और उनको जो है वो डेथ सेंटेंस सुनाया गया। 17 अगस्त 1909 को सिर्फ 24 साल की एज में ही उनको फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। उनकी फैमिली ने भी उनको डिसोन किया था, उनकी एंटी ब्रिटिश लीनिंग्स की वजह से। इवन उनकी फैमिली ने उनकी बॉडी लेने को भी जो है वो मना कर दिया था। ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं तापस यूएवी। तो ये टॉपिक आपके सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली एक तापस अनमैन्ड एरियल व्हीकल जो कि डीआरडीओ ने बनाया है, वो क्रैश हुआ है एग्रीकल्चर फील्ड्स में नियर कर्नाटका का चित्रदुर्गा। और ये जो तापस बीएच है, जिसको हम तापस बियॉन्ड होराइजन 201 कहते हैं, इसको हम पहले रुस्तम 2 कहते थे। इसको डिज़ाइन और डेवलप किया गया है एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट बेंगलुरु द्वारा। और ये सर्वेलेंस और रिकॉनेसेंस रोल्स जो है वो कैरी आउट कर रहा है, करता है। रियल टाइम हाई क्वालिटी पिक्चर्स जो है ये ले सकता है। और ये 28,000 फीट के जो है ऑल्टीट्यूड्स पर भी ऑपरेट कर सकता है विद एंड्योरेंस ऑफ ओवर 18 आवर्स। ठीक है। मैक्सिमम इसकी स्पीड अगर हम देखें तो 225 किलोमीटर पर आवर है। मैक्सिमम ये 350 केजी का वेट जो है वो पेलोड उठा सकता है। रिमोटली इसको कंट्रोल किया जा सकता है। इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस, टारगेट एक्विजिशन, ट्रैकिंग एंड रिकॉनेसेंस रिक्वायरमेंट्स जो है ये ट्राई सर्विसेज की, उनको सबको फुलफिल कर रहा है। ठीक है। कई वेपन्स भी जो है ये जो है कैरी कर सकता है, और इसको एक आर्म्ड प्लेटफॉर्म की तरह भी यूज़ किया जा सकता है। ठीक है। सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश. So the first topic is national e-commerce policy. This topic is important for your both governance and economy section. So the proposed national e-commerce policy, which has been formulated by Commerce and Industry Ministry, is in the final stages, and there will be no new draft policy which will be issued now for seeking views of the stakeholders. So you know that electronic commerce is emerging as a crucial catalyst for Indian economy, and it is being said that e-commerce sector will be reaching the value of $99 billion uh, by 2024, and this will grow up to $300 billion by 2030. Okay, so in 2019, realizing the potential of this e-commerce sector, a draft national e-commerce policy was also prepared and placed in public domain, and comments from several foreign governments were also made in response to that. And finally, in this month, DPIIT held a discussion with representatives of e-commerce firms and domestic traders body, and after so much discussion, a consensus has now emerged on this proposed policy. So, what are the major takeaways of this draft national e-commerce policy? So, actually, this draft was released in 2019, and the aim of the policy is to enhance consumer protection, data privacy, and creating a level playing field for the uh, sellers or the traders. So, this draft policy was addressing six broad areas, that is data infrastructure development, e-commerce marketplaces, regulatory issues, domestic digital economy, export promotion through e-commerce. So this draft talks about cross-border data flows, how sensitive data would be collected and processed locally, and how it would be stored abroad, and how
we can counter or contain the sale of counterfeit products, how the current practice of not imposing custom duties on electronic transmission should be reviewed in view of the changing digital economy. Apart from that, provisions for promoting exports through e-commerce was also discussed. This policy also aims to ensure inclusive growth in the digital space, and especially in the e-commerce sector, along with Make in India and Digital India programs. The government also hopes to encourage competition and prevent market failures and other market distortions. So, what are the advantages of this draft e commerce policy? So, the strongest element is that of information provision, that is, firms are expected to provide clear information regarding the product details, photos, returns, exchange rules, etc., so that consumers can be benefited. Okay, so these e-commerce companies also have to set up clear grievance redressal mechanisms, including the nodal officers, time frames, and processes. So this is a positive outcome for the consumers, and these platforms are required to open up the details of the sellers, and so that buyers can now decide to do business directly with the sellers if they want to, of course. Okay, otherwise you were not allowed to see the contact details of sellers. So in the fare that Amazon and Flipkart were faring, or these e-commerce industries were faring, that you do not directly deal with the particular seller. Okay, so the platforms cannot use the vast data to give unfair advantage to any seller, or show differential treatment between sellers on their e-commerce platforms. Okay, but there are certain criticisms also. For example, there is a provision for fallback liability, which means that platforms will be held responsible for any mis-selling by third-party sellers. If a seller has sent you or sold you a counterfeit product, then you can also hold Amazon or Flipkart responsible for that. But the FDI rules and even the IT Act provisions give immunity to these marketplaces of Amazon and Flipkart, because they are only dealing with the, or they are only establishing connection between the seller and you. Okay, so this is basically in conflict with each other. Also, Ministry of Corporate Affairs feels that rules which have been made uh, to deal with abuse of competitive position are unnecessary, because we already have a robust Competition Commission of India. There are also rules regarding related party, which means that Amazon or Flipkart is related party is basically Amazon or Flipkart doing the business of seller by holding 10%, 15%, or let's say 25% stake in a seller, and giving unfair treatment or unfair advantage to that seller on their platform without even knowing, letting the other people know about it. Okay, of course the motivation behind this clause is important or noble, but it would make no sense from regulatory perspective. So the next topic is gene edited mustard. This topic is important for both environment and science and technology section. Recently, Indian scientists have developed the first ever gene edited low pungent mustard, which is also pest and disease resistant. So generally in India, we grow this rapeseed mustard, and this have high levels of glucosinolates, which is a group of sulfur and nitrogen containing compounds, and it gives the characteristic pungency of oil and meal. So it, because of this glucosinolates, this rapeseed meal becomes palatable to poultry and pigs, and that's why it has to be mixed with fodder, grass, and water for giving it to cattle and buffaloes. So high glucosinolate levels also causes goiter and internal organ abnormalities in livestock, whereas the normal mustard that we cultivate in India contains 120 to 130 parts per million of glucosinolates. The canola seeds, they contain only sub 30 ppm levels. So how this gene editing breakthrough was made? So glucosinolates are basically synthesized in the leaves and pod walls of mustard plants, and they are transported by GTR genes. Okay, there are 12 such genes, and scientists have edited 10 out of them in this Varun, that is the high yielding mustard variety. They have used the CRISPR technology to edit the genes, and they have edited basically the encoded proteins which are responsible for transportation of these glucosinolates to the seeds, and they have been made non-functional. So by lowering the glucosinolate content in the same dry seed, they have been able to match the standard of canola quality rapeseed in terms of pungency. Okay, so these new seeds are transgene free,
they are non-genetically modified, and they contain no foreign genes because we have not introduced any foreign element into it. We have just made changes into the GTR, that is the internal genes. So the next topic is Kashmir stag. This topic is important for your environment section. So after 2 years, the unique Kashmir stag, that is Hangul, which is the state animal of Jammu and Kashmir, has also shown a marginal increase in its population. So Kashmir stag is also called Hangul, which is the subspecies of Central Asian red deer, which is endemic to Kashmir and surrounding areas. It is found in dense riverine forest in the high valley and mountains of Jammu Kashmir and northern Himachal Pradesh. It is found primarily in the Dachigam National Park, and a small population also is witnessed in the Ovaru Aru Wildlife Sanctuary in South Kashmir. Okay, so apart from Dachigam, you may be already knowing about Dachigam National Park, but you have to understand about the Ovaru Aru Wildlife Sanctuary also, because there could be a question on this. Okay, so the conservation status of Kashmir stag is critically endangered. Then let us also see about Dachigam National Park. It consists of deep valleys, rocky outcrops, steep wooded slopes, and rolling alpine pastures. And the altitudes vary from 1600 meters to 4200 meters above sea level. The this Dachigam National Park can be categorized into two regions, upper region and lower region, and the flora and fauna are mentioned here. So the next topic is Indira Gandhi Memorial Tulip Garden. This topic is important for your environment section. Indira Gandhi Memorial Tulip Garden in Srinagar has recently entered the World Book of Records of London as Asia's largest such park. Okay, so it was previously called the Model Floriculture Center, and it's a tulip garden which is located in Srinagar, that is in Jammu Kashmir, and it is the largest tulip garden in Asia, and it is spread over an area of about 30 hectares. So it is situated at the foothills of Zabarwan range, and it is also having an overview of Dal Lake. So it was opened in 2007, and the aim was to, of course, boost floriculture and tourism in Kashmir Valley. The garden is built on sloping ground in a terraced fashion, and it consists of 7 such terraces, and it also houses 48 varieties of tulip flowers. Okay, so there is an also tulip festival, which is the annual celebration. It is organized during the onset of spring season in Kashmir Valley. Okay, so the next topic is Madan Lal Dhingra. This topic is important for your art and culture and history section. So on the 114th death anniversary of Madan Lal Dhingra, a massive memorial has been inaugurated in Amritsar, where he hailed from. So he was an Indian revolutionary freedom fighter. He received his early education in Amritsar, and later he moved to England. He enrolled himself at the University College London. He became deeply involved in the activities of Indian independence movement after coming into contact with revolutionaries like Savarkar ji, Shyamji Krishna Varma, who founded the Indian House, and several others. So in 1909, he assassinated Curzon Wiley, who was a retired British Indian Army officer. During a public meeting in London's Imperial Institute, he claimed that he had murdered him, and he claimed it to be a patriotic act. He was found guilty, and he was sentenced to death at just the age of 24. He was disowned by his family for his anti-British leanings, so much that even after his death, his family refused to take his body. So the next topic is Tapas UAV. This topic is important for your security section. Recently, a Tapas UAV of DRDO has crashed in agriculture fields near a village in Karnataka's Chitradurg. It is known as Tapas BH. It was formerly referred to as Rustam 2, and it has been designed and developed by Aeronautical Development Establishment, Bengaluru, and it is being developed to carry out surveillance and reconnaissance rules. And it is also designed to acquire real-time, high-quality pictures and signal intelligence from the fields of concern at medium to long ranges. So it is capable of operating at altitudes of up to 28,000 feet with an endurance of over 18 hours, and it has a maximum speed of 225 kilometers per hour, and it can carry a variety of payloads at up to uh, 350 kgs of weight. It can be controlled remotely. It is designed to fulfill the intelligence, surveillance, target acquisition, tracking, and reconnaissance requirements of the tri services. And apart from that, it is rather pre-designed to carry certain weapons, and it can also be converted into an armed platform as and when required by the user. Okay, so these were our topics for today.
We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.